हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए समस्त पीवाईक्यू इसमें दिए गए हैं फ्रेंड। चाहे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं टॉपिक वाइज। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। इसमें कंप्लीट करेंगे आज विश्व का भूगोल से जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बना था उसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। इसमें पहला टॉपिक है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो इससे जो क्वेश्चन बने थे उसको देखेंगे फ्रेंड। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, कब होती है? अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 प्री एग्जाम 20/7/2024 में। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो उसे अपसौर कहते हैं, वो 4 जुलाई को होती है। यदि न्यूनतम दूरी पूछे पृथ्वी और सूर्य से तो उसे उपसौर कहते हैं, वो 3 जुलाई को होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती हैं और जिसके कारण वर्ष में सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? नहीं पूछा गया है फ्रेंड। मंगल नहीं है, बृहस्पति, शनि या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ग्रह बृहद ग्रह नहीं है? तो ये मंगल ग्रह जो है बृहद ग्रह नहीं है। सबसे बृहद ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सौरमंडल में आकार बड़े से छोटे के क्रम में के आधार पर 4 बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। जबकि मंगल ग्रह का आकार 7वां बड़ा ग्रह है जो केवल बुध से बड़ा है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। ध्यान रखिए फ्रेंड। अगला है, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 11 to 12 एग्जाम 22/7/2024 में। चंद्रमा सदृश ग्रह अर्थात चंद्रमा के समान ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बुध जो है चंद्रमा का सदृश अर्थात समान ग्रह है। बुध को सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है, सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह फ्रेंड तो बुध को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ग्रहों में मात्र बुध तथा शुक्र को दिखने वाली कलाएं होती हैं, इसी प्रकार की कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई देता है। दिए गए विकल्पों में चंद्रमा सदृश ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्य है एक, तो क्या है? ये पीला तारा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीला दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंगों की होती हैं और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणों के चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और रोशनी उसकी रोशनी जो है हमें पीली दिखाई पड़ती है। सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह है, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, किसी तारे का विस्फोट है, किसी तारों द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं। 69वें बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 एमएस को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर
कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? मंगल ग्रह को, बृहस्पति को, शुक्र को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थित 90 से 95% तक होती है। शुक्र और बुध ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इससे जो क्वेश्चन बने हैं उसको देख लीजिए फ्रेंड। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है? 5.5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड BPSC TRE 3.0125 री एग्ज़ाम 20/7/2024 में। तो कितना आगे है फ्रेंड? 5.5 घंटे जो है आगे हैं। ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे है। भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 49 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड BPSC TRE 3.0 एग्जाम 21/7/2024 में। तो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो ये 43 किलोमीटर अधिक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसका फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। अतः स्पष्ट है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180 है, 178 है, 179 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 69वीं BPSC प्री 2023, उसके बाद BPSC TRE 2.0 2023 पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसका जो है आंसर 179 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या भी 89 होती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89। इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की रेखाओं की संख्या 179 है। 179 में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। तो 6 PM होगा, 4 PM होगा, 7 PM या 6 PM हो AM होगा। 69वीं BPSC जो है प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। तो इसमें जो है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। तो उसको डिनोट करेंगे 6 PM से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ग्रीनविच और थिम्पू के बीच का अंतराल 90 डिग्री, देशांतर कुल समय का अंतराल 90 डिग्री × 4 अर्थात बराबर हो जाएगा 360 मिनट। 360 बटा 4 करेंगे तो आ जाएगा
6 घंटे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 6 घंटे अधिक अर्थात शाम 6 बजे 6 PM पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटबंध में आता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश और 66 अंश अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र। अगला है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अटलांटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। तो इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो है सही हैं, तो ध्यान रखिएगा। शीत कटबंध पेटी का विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। इसमें टाइगा, टुंड्रा तथा हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिका वृत्त के बीच स्थित तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुंच पाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 12, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? दोपहर 2 बजेगा, दोपहर 1 बजे, सुबह 10 बजे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 2 बजे दोपहर होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनविच देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा व अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी की उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई लंदन के पास स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि होती है तथा 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने पर समय में 4 मिनट की कमी होती है। अतः 4 मिनट गुणे 30 डिग्री बराबर 120 मिनट बराबर 2 घंटे। अतः ग्रीनविच देशांतर पर 12 बजे होने पर 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर दोपहर 2 बजे का समय होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला टॉपिक है फ्रेंड, विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानियों, सीमाएं। इससे जो क्वेश्चन बने थे उसको देख लीजिए फ्रेंड। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? जाग्रोस, एल्ब्रुज, मकरान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 11-12 एग्जाम 22/7/2024 में। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो ये एल्ब्रुज पर्वत पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेहरान ईरान की राजधानी शहर, 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह शहर विशाल एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन में दिया गया है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण दिया है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर चुनना है फ्रेंड इसमें। तो इसमें जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ये पॉइंट जो है सही है फ्रेंड, इसमें विकल्प ए सही है। घाना तट पर सोने की समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, यूएई के रियासती राज्य, इसको बताना है फ्रेंड। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमास। उसके बाद दिए गए हैं दुबई है, उसके बाद शारजाह, अजमान, जिद्दा, कुवैत, बहरीन, अल कैन। अगला पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड,
अलकैन, फुजैराह, रास अल खैमा, रियाद, दम्मम, ताइफ और दुबई। शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फुजैराह, दुबई, बहरीन और कुवैत। ये पूछा गया क्वेश्चन है 69वीं बीपीएससी प्री में फ्रेंड। तो इसका विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। यूएई के रियासती राज्य जो हैं अबू धाबी हैं, उसके बाद दुबई, शारजाह, अजमान, अलकैन, फुजैराह, रास अल खैमास। तो ये विकल्प जो है सही है फ्रेंड, इसको ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमीरात अरब अमीरात यूएई को 7 राज्यों में विभाजित किया गया जो निम्न हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अलकैन, फुजैराह, रास अल खैमास। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है भूगर्भिक, ऐतिहासिक एवं शैल तंत्र। तो इससे जो टॉपिक से क्वेश्चन बने थे उसको देख लीजिए फ्रेंड। निम्नलिखित क्षेत्र में से किसकी न्यून हिमरेखा है? भूमध्य रेखी क्षेत्र की, हिमालयी क्षेत्र की, आल्प्स क्षेत्र की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 9/12/2023 पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बताना फ्रेंड, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? तो आल्प्स क्षेत्र की न्यून हिमरेखा है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती। उच्च अक्षांशों पर हिमरेखा काफ़ी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिमरेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी में, रूपांतरित में, आग्नेय में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 पेपर थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर पाए जाते हैं या जमा होते हैं? तो ये सभी में जमा होते हैं। तो इसका विकल्प जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में प्रमुख रूप से लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्रमुख होते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार आदि प्रमुख हैं। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टरजाइट, मार्बल और आदि हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उसको बताना है फ्रेंड। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, या प्लेट सीमा सिद्धांत। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शैल, कायांतरिक शैल, आग्नेय शैल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो उसे अवसादी शैल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना पर्वतों के रूप में होने के कारण इसे पर्वतदार शैल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार होता है।
अगला टॉपिक है फ्रेंड पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। तो इसको देख लीजिए फ्रेंड, इससे जो क्वेश्चन बना था, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती हैं फेल्सिनमीर, फेल्ला, फेल्ट। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बना है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन बना है। तो इसका विकल्प जो है ए सही हो जाएगा, फेल्सनमीर। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह फेल्सनमीर कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, मृदु। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह 10 अलग अलग देशों से सीमा साझा करता है। यह पृथ्वी के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग 8% भाग पर फैला है। इसका क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका के 31% भाग को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलद पर्वत नहीं है? अरावली, एंडीज, एप्लेसियन। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 9/12/2023 पेपर 3 में। तो बताइए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? तो इसमें जो है विकल्प जो है डी सही हो जाएगा फ्रेंड, नहीं पूछा है। इसमें डी विकल्प हो जाएगा किसमें? इसमें जो है 2 पर्वत जो है नहीं है, क्योंकि एंडीज जो है ये बलित पर्वत नहीं है, ये बलित पर्वत है। और अरावली और एप्लेसियन ये नहीं है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें डी विकल्प हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली व एप्लेसियन दोनों ही युवा बलित पर्वत नहीं है। ये प्राचीन बलित पर्वत मोड़दार पर्वत हैं। यूराल पर्वत और अरावली पर्वतमाला और एप्लेसियन पुराने बलित पर्वत के उदाहरण हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी भूकंप से जो क्वेश्चन बने थे फ्रेंड उसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्ज़ाम 20/7/2024 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो ये भ्रंशमूलक भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भ्रंशमूलक भूकंप एक गंभीर एवं विध्वंसकारी होते हैं। ये भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर आते हैं। इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है और इससे व्यापक क्षति होती है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ग्रेसर, क्रेटर, धुआर या वातिमुख। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्ज़ाम 20/7/2024 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इसे धुआर या वातिमुख कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी की क्रिया के अंतिम प्रतीक धुआर, वातिमुख है। ग्रेसर गर्म जल के स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल फुहारे के रूप में निकलते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित कीपाकार गर्त को क्रेटर कहते हैं। फ्रेंड इसमें कई उत्तर हो सकते हैं। तो इसमें जो है जो बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन में आंसर दिया गया था उसी आंसर को मान रहे हैं। तो इसमें दिया गया है इसका विकल्प जो है सी सही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, धुआरे और वातिमुख। टफ किससे संबंधित है? टफ जो है किससे संबंधित है? बहते जल से परिवहन, ज्वालामुखी राख से, अवसादी परत से। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to
एट एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन बना था। टफ किससे संबंधित है? तो ये ज्वालामुखी राख से संबंधित है। टफ किसी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के संपीड़ित से गठित शैल का एक प्रकार है। टफ को कभी टूफा भी कहा जाता था, खासकर तब जब इस एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि टूफा भी एक अलग प्रकार का शैल है। यदि किसी शैल में टफ का प्रतिशत 50 से अधिक होता है तो वह शैल टफमय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भ्रंश स्कार्प होता है संरचनात्मक, अपरदनात्मक, विवर्तनिक या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 125 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। भ्रंश स्कार्प होता है तो क्या होता है फ्रेंड, इसको बताना है आपको। भ्रंश स्कार्प होता है तो ये विवर्तनिक होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसमें सी विकल्प जो है सही है। भ्रंश स्कार्प विवर्तनिक होता है। भ्रंश स्कार्प विवर्तनिक विस्थापन से बनते हैं। यह एक समतल या रैखिक क्षेत्र है जहां समतल के एक तरफ भी चट्टानें दूसरी तरफ की चट्टानें से खिसक जाती हैं और यह आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर द्वारा, मैनोमीटर द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 125 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बैरोमीटर द्वारा वायु दाब नापा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भूकंप की तीव्रता अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाले हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने और मैनोमीटर का प्रयोग दाब के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़ की तीव्रता, भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 सिर्फ सेकंड पेपर थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो ये भूकंप मापक का पैमाना है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपी की गहनता मापने के लिए हेतु में उपयोग में लाया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तीनों क्वेश्चन जो है अभी दूसरा, पहला, दूसरा जो और ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? रिक्टर पैमाना, मरकरी पैमाना, महान हाइबर तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 पेपर थर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कौन सा भूकंपी की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? भूकंप की गहनता यदि पूछे तो फ्रेंड ये मर्केली स्केल पर मापा जाता है। मर्केली पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम से निकाला जाता है। जहां तीव्रता भूकंप मापन की गुणात्मक इकाई है, वहीं परिणात्मक मात्रात्मक इकाई है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ हैं, ये सही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि पी तरंगे जो है अनुदैर्ध्य होती हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट दिए गए हैं, जानवर के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोग द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है।
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसमें एक से अधिक जो है सही है फ्रेंड। बी वाला और सी वाला ये दोनों कथन सही हैं। भूकंप में तरंगों की धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेन कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोग मुख्यतः जनजाति व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, जिसे पी तरंगें कहते हैं, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। यस तरंगों की तुलना में पी तरंगें 66% अधिक तीव्र होती हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, जिसे यस तरंगें भी कहा जाता है, ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। धरातली तरंगें, इन्हें यल तरंगें भी कहा जाता है, ये सबसे अधिक प्रभावशील होती हैं और सबसे लंबे मार्ग का तय करती हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड अपवाह एवं नदियों के स्थिर नगर, झील एवं जलप्रपात से जो क्वेश्चन बने थे उसको देख लीजिए फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? खारी झील, सुपोषण झील, अल्पोसी झील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 6 to 8 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड खारी झील जो है उथली झील है। इसमें ए विकल्प जो है सही है फ्रेंड। उथली झील अथवा प्लाया एक प्रमुख उदाहरण खारी झील या साल्ट पैन होती है। रेगिस्तान में पवन के आकर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। ऐसी उथली झीलों को ही प्याला झील कहते हैं। प्याला को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो नमक स्लैट, नमक मार्श, सलादा, सलार, नमक पैन या छार फ्लैट या सलीना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके बताना है फ्रेंड। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला दिया गया है फ्रेंड, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो इसमें फ्रेंड गलत कथन बताना है। गलत कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है पहला और तीसरा विकल्प जो है गलत है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा पहला और तीसरा विकल्प। इसलिए इसका आंसर जो है डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त 1 और 3। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। अगला पॉइंट है फ्रेंड, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सत्य कथन बताना है फ्रेंड। अगला पॉइंट है, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इसमें जो है बी विकल्प सही हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती हैं। ये विकल्प जो है सही है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती हैं। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई हैं। 5 झीलें पश्चिम से पूर्व क्रमशः हैं। सुपीरियर, मिशिगन, हुरून, ईरी और ओंटारियो स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ये पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड। कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। तो इसमें वेनेजुएला हो जाएगा। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिका देश पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के जलग्रहण क्षेत्र से प्रभावित हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, महासागरी जलधाराएं एवं महासागर। इससे जो टॉपिक से क्वेश्चन बना है देख लीजिए फ्रेंड। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। उपयुक्त में से एक से अधिक। 69वें बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, जल संधियाँ एवं महासागरी गर्त। इससे जो क्वेश्चन बने थे उसको देख लीजिए फ्रेंड। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को यूं पीला सागर से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है। यह पनामा देश में स्थित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। इसे देख लीजिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन बना था। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से। या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्जाम 20/7/2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती हैं। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती हैं। पृथ्वी जो सूर्य तक प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में होता है, परंतु यह तरंगे वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं। जब यह तरंगे पृथ्वी से टकराकर दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उसे गर्म करती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इसी चैनल पर सभी टॉपिक अर्थात सभी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद ये उच्च स्रोत है जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों की पारिस्थितिक तंत्र के पौधों से,
या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0125 प्री एग्जाम 20/7/2024 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो क्या है फ्रेंड? समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। तो इसमें बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। इसके पश्चात जंगल के पौधे से प्राप्त होता है। समुद्री पौधे जैसे फाइटो प्लैंकटन, केल्प और शैवाल इत्यादि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसको देख लीजिए फ्रेंड क्या सही है। यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। क्या ये पॉइंट सही है फ्रेंड? यह उच्च तरंगों की विकिरणों को अवशोषित करती है। अगला पॉइंट है फ्रेंड, यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। यह वायुमंडल में पाई जाती हैं। क्या ये बात सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह मध्य मंडल में पाई जाती हैं। ये पॉइंट दिया गया है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0125 प्री एग्ज़ाम 20/7/2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मध्य मंडल में नहीं पाई जाती हैं फ्रेंड, ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, ये भी गलत है। तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, ये भी गलत है फ्रेंड। इसमें ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओजोन O3 माध्यम आवृत्त वाली बैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। यह वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया फ्रेंड 0.04%, 0.93%, 21%। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। 78% किसका है फ्रेंड? तो 78% नाइट्रोजन का है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और अन्य गैस कितना है फ्रेंड, उसको बताइएगा आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अन्य गैसें में आर्गन 0.93%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नियान, हीलियम इत्यादि गैसें हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बताइए आप लोग, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की परत समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ती है। यहाँ वायुमंडल की दूसरी परत और क्षोभ मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे पाई जाती है। यह शांत क्षेत्र जिससे हवाई जहाज उड़ाना आसान होता है। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो वायुमंडल का मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है। वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है। यह सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अलग अलग होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल स्थित है। यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैली है। यह तापमान
यहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्यमंडल की ऊंचाई लगभग 85 किलोमीटर तक फैली है। इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 90 डिग्री तक होता है। इसके बाद बाह्यमंडल या आयनमंडल या बहिर्मंडल पाया जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको बताना है। ऐसे परतें हैं, तो सबसे नीचे वाली परत क्या नाम है, उसके बाद उसके ऊपर वाली, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर, ये क्रम पूछा गया है वायुमंडल की परतों का सही क्रम। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। क्या यह सही है फ्रेंड? अगला है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। उसके बाद दिए गए हैं फ्रेंड क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्षोभ मंडल होगा जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। उसके बाद समताप मंडल होगा जिसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है और इसी में ओजोन परत पाई जाती है फ्रेंड। उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद ताप मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसका विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से ऊपरी ओर क्रमशः क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल जिसे मीजोस्फीयर और ताप मंडल या आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर होता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके पश्चात घटते क्रम ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वायुदाब और आर्द्रता यूँ पवन संचार तथा चक्रवात टॉपिक से जो क्वेश्चन बना था उसको देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पर दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फान, चिनूक, मिस्ट्रल और घाटी हवा, दैनिक हवा, ठंडी स्थानीय हवा और बर्फ खाने वाली हवा, गर्म स्थानीय हवा। ये पॉइंट दिए गए हैं फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बताना है आप लोगों को। फान क्या है? तो फान जो है एक प्रकार की गर्म और स्थानीय हवा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चिनूक क्या है? चिनूक के बारे में बताइए फ्रेंड। चिनूक क्या है? तो ये चिनूक जो है बर्फ खाने वाली हवा है। मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल जो है ये ठंडी स्थानीय हवा है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिए। और घाटी जो है ये दैनिक हवा है। तो ए का 4, बी का जो है 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1 अर्थात उल्टे क्रम में दिए गए हैं फ्रेंड। इसमें देख लीजिए 4 3 2 1 अर्थात ए विकल्प इसका सही है। यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड, फान जो है गर्म स्थानीय हवा है, चिनूक बर्फ खाने वाली हवा, मिस्ट्रल ठंडी हवा और घाटी जो है दैनिक हवा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसमें कोई भी विकल्प रख करके आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है? पश्चिमी विक्षोभ, काल वैशाखी, मानसून के पहले को वर्षा या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 9/12/2023 पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए फ्रेंड, कौन सी भूमध्य सागर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है? तो ये पश्चिम विक्षोभ चलता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिर्उष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा
उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट हवाओं धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। एशिया माइनर, पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है तो ये पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, जलवायु एवं घास के मैदान। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। कृषि वन, वर्षा वन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0125 री एग्जाम 20/7/2024 में। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं तो उसे सवाना कहते हैं। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना घास के मैदानों में बिखरे हुए मध्यम आकार के पेड़ों के साथ एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जीनोम बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना, टाइगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0628 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जियोम या बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है तो उसे भूमध्य सागरीय झाड़ी वन कहते हैं। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को जियोम, बायोम, चैपेरल के रूप में जाना जाता है। चैपेरल पृथ्वी के प्रमुख बायोम में से एक है। इन क्षेत्रों में लंबी गर्म शत्रु शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और हल्की बरसात वाली सर्दियों होती हैं। परिस्थिति तंत्र की विविधता का मतलब है चैपेरल पौधों और जानवरों को एक बहुत ही विविध संग्रह का घर है। चैपेरल शब्द का प्रयोग आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चैपेरल क्षेत्र में से एक है कैलिफोर्निया में है और इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग शामिल है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है वन एवं मृदा। वन और मृदा से जो क्वेश्चन बने थे फ्रेंड उसको देख लीजिए। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन में, पर्वतीय वन में, आर्द्र पर्णपाती वन में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0628 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया फ्रेंड। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है फ्रेंड मरुस्थलीय वन में। ध्यान रखिएगा। मरुद्भिद शुष्क आवास स्थलों, वनों अथवा मरुस्थलीय वनों में पाई जाती है। वनस्पतियां ऐसे वनवास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी पाई जाती हैं। इस प्रकार के पादप अवधि के शुष्क अनावृष्टि काल में भी जीवित रह सकते हैं। मरुद्भिद के तने कांटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। मरुद्भिद के पौधे की पत्तियां जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहते हैं? गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? गली कटाव कहते हैं, सीट क्षरण कहते हैं या वनों की कटाई कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2023 पेपर 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहते हैं? उसे गली कटाव कहते हैं।
जब बहता पानी या जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उसे गहरा चैनल गली कटाव या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। जिन प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मृदा अपर्दन के प्रमुख चरण बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, धार चैनल अपर्दन हैं। अवनालिका अपर्दन गली कटाव से प्रभावित 4 बृहद क्षेत्र पंजाब में शिवालिक क्षेत्र, चंबल यमुना दोआब क्षेत्र, छोटा नागपुर प्रदेश, राजमहल पहाड़िया क्षेत्र, गुजरात की खंबात की खाड़ी का क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। तो निच्छालन प्रक्रिया किससे संबंधित है फ्रेंड? भारी वर्षा क्षेत्र से संबंधित है, खनिज और मिट्टी से संबंधित है, पौधों की जड़ों से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 पेपर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है तो किससे संबंधित है फ्रेंड? उपयुक्त में से एक से अधिक से संबंधित है। तो इसमें डी विकल्प जो है सही हो जाएगा फ्रेंड। ऊपरी सतहों के अवयवों या अंतःस्त्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निच्छालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अनच्छादन प्रक्रिया या उन्नयन प्रक्रिया? आगे दिया गया है फ्रेंड, अपक्षय प्रक्रिया या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अपक्षय प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अपक्षय या अपर्दन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षय पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेशन होता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इससे देख लीजिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है, नाभिकीय ईंधन है, पेट्रोलियम है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी 3.0 एग्जाम 20/7/2024 में। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है फ्रेंड। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है क्योंकि ये अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, इसे नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नवीनीकरण ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा इत्यादि हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम अनवीनीकरण ऊर्जा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन। हाइड्रोजन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम 20/7/2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसमें मीथेन हो जाएगा फ्रेंड, जिसका सूत्र होता है CH4। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि भी पाए जाते हैं। बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के टूटने से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत पूछा गया फ्रेंड, परमाणु ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, उपयुक्त में से
1 से अधिक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्रकृति से उत्पन्न होते हैं जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत बायोमास, बहुतापीय ऊर्जा, सौर, पवन इत्यादि ऊर्जा पाई जाती हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इस प्रकार विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन है कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ब्राज़ील में है या ऑस्ट्रेलिया में है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक होता है तो कहाँ पर होता है फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं? नवीकरणीय अर्थात इसे नवीनीकरण किया जा सकता है। जैविक या गैर नवीनीकरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है फ्रेंड? तो ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं वे गैर नवीकरणीय कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उपयोग अस्थायी रूप से नहीं किया जा सकता है। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सिलिका और एल्युमिनियम है, सिलिका और निकिल है, सिलिका और मैग्नीशियम है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इसको। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महासागरीय परपटी के मुख्य घटक क्या हैं? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तो ध्यान रखिएगा। किसी महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय परपटी कहते हैं। महासागरीय परपटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कायांतरिक चट्टानों का अभाव। इसके विपरीत महादेव भूपरपट्टी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कायांतरिक चट्टानों की प्रधानता होती है। इस पट्टी में की मोटाई जो है 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड मानव प्रजातियां। इससे क्वेश्चन जो बना था उसको देख लीजिए फ्रेंड। अधिवासी बस्तियां किस प्रकार से जानी जाती हैं? अनौपचारिक बस्ती, अगली कड़ी भूमि, मड़ई नगर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अनौपचारिक बस्तियां हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अधिवासी बस्तियों का अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व में लगभग अरबों लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। अनौपचारिक बस्तियों का अनौपचारिक कानून और विनियम के बाहर बने खराब गुणवत्ता वाले घरों या झोपड़ियों द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? मध्य एशिया है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, जेरूसलम है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 11-12 एग्ज़ाम 22/7/2024 में क्वेश्चन पूछा गया है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानर के एक जीन्स से हुआ। इन जीवाश्मों को पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका की रिफ्ट घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको बताना है फ्रेंड। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। यदि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, तो जब जनसंख्या घटेगी तो मानव का भूमि जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। विभिन्न देशों को जनसंख्या की तुलना समानता उन देशों के जनसंख्या के घनत्व के अनुपात के रूप में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरीके में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के विवरण को देश के क्षेत्रफल के समान रूप से वितरित मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कितनी जनसंख्या समाहित होती है के अनुसार गणना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है फ्रेंड, कृषि एवं पशुपालन। सुनहरा रेशा अभिप्राय है चाय से, कपास से, पटसन से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो पटसन को कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर का अभिप्राय पटसन जूट से है। सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जूट को सुनहरे रेशों से आवाहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी, क्लांग, क्लूफ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है तो किजसी कहलाता है। किजसी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बलूचिस्तान में चलवासी या जिसे खाना बदोश कहते हैं का तंबू किजसी कहलाता है। खाना बदोश से तात्पर्य है उन लोगों से हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। स्थानांतरित कृषि और स्थानीय नाम और संबंधित देश से सही युग्म बताना है। चेना पूछा गया है, ये बांग्लादेश में बोला जाता है। मिल्पा रोडेशिया या जिम्बाब्वे में बोला जाता है। लदांग जो है मलेशिया में बोला जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प जो है बताना है फ्रेंड। तो लदांग जो है ये मलेशिया में बोला जाता है, यही सही है और सभी विकल्प जो है गलत है फ्रेंड। स्थानांतरणशील अथवा झूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा में लदांग नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, लदांग जो है मलेशिया और जावा में कहा जाता है। इसे श्रीलंका में चेन्ना और मैस्को में मिल्पा या कुनलो कुमिले, थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंगिया और कांगो में मसोने आदि नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को निम्नलिखित नामों से बुलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। बेब दहियार ये बुंदेलखंड में बोला जाता है। दीपा जो है बस्तर जिला में, बन्ना जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में और पोंडू जो है आंध्र प्रदेश, पोंडू पेंडा आंध्र प्रदेश उड़ीसा में,
कुमारी जो है ये पश्चिम घाट अर्थात केरल में बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विविध से देख लीजिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन बने थे उसको देख लीजिए। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट आशलाकृतियाँ बनती हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट आशलाकृतियाँ जो है बनती हैं, तो कैसे बनती हैं फ्रेंड? ये बर्फ द्वारा बनती हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कैसे बनती हैं? तो ये बर्फ द्वारा बनती हैं। स्टेलेक्टाइट, पहले स्टेलेक्टाइट देख लीजिए फ्रेंड। कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से, कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है, तो उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेग्माइट किसे कहते हैं? कंदराओं की छत से पर फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना स्टेलेग्माइट कहलाती हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, फैक्ट देख लीजिए। जब कभी स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाती हैं तो उस संरचना को कंदरा स्तंभ कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। रोहतास पठार, कुटुमसर गुफा, चित्रकूट आदि कंदराएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि सुमेलित करना है, खोजकर्ता और जन्म स्थान से पूछा गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी था? जैक्स कार्टियर कहाँ के निवासी थे? और सैन फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के? फ्रांसिस मैगलेन कहाँ के निवासी थे? तो इसको बताना है फ्रेंड। क्रिस्टोफर कोलंबस, यदि पूछा जाए क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी थे, तो ये इटली के निवासी थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। यदि पूछा जाए जैक्स कार्टियर कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के निवासी थे। सर फ्रांसिस ड्रेक यदि पूछा जाए कहाँ के निवासी थे, तो ये यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे। फ्रेडरिक मैगलेन यदि पूछा जाए कहाँ के निवासी थे, तो ये पुर्तगाल के निवासी थे। तो देख लीजिए फ्रेंड, ए का जो है 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1, 3 4 2 1। तो इसमें मिला लीजिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प है? 3 4 2 1 अर्थात ए विकल्प जो है सही है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस यदि पूछा जाए तो इटली के निवासी, जैक्स कार्टियर फ्रांस के, सर फ्रेडरिक ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फ्रेडरिक मैगलेन पुर्तगाल के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, थंडी-ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो चिली में, नेपाल में, जर्मनी में, म्यांमार में। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। थंडी-ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। थंडी-ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव म्यांमार में मनाया जाता है। थंडी-ग्यूट महोत्सव को म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार में लोग हर साल पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, लगातार नई परतों जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? लगातार नई परत को जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? उसे निष्कलन या सबडक्शन कहते हैं, भूकंप कहते हैं, समुद्र तल का फैलाव या संवहन कहते हैं। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो उसे समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि के दरार के रूप में शुरू होता है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूवैज्ञानी हैरी हेस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा, जिसमें मध्य महासागर की चोटियों का बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे की खाइयों की ओर बढ़ता है, जिससे
जलमग्न हो जाता है। जब जल यह गहरे समुद्र की तरफ चला जाता है तो यहाँ की नई परत का निर्माण होता है। चूँकि यह प्रक्रिया चलती रहती है जिससे नई परतें बनती रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। आपका जो है ये विश्व का भूगोल जो है इससे जो क्वेश्चन बने थे फ्रेंड TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया है आपके चैनल टीचिंग दर्पण पर। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, उसे क्या कहते हैं और किस तारीख को होती है, इसको भी बताना है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, उसे क्या कहते हैं, किस तारीख को होती है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा के समान कौन सा ग्रह है, उसको बताना है फ्रेंड। ग्लोब पर 1 डिग्री खींची गई अक्षांश रेखाएं को क्या कहते हैं, कितनी होती हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, इसको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है या ठंडा रेगिस्तान है, इसको बताना है। छठा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, किस में मापा जाता है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम है, इसको बताना है। आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताना है, सही क्रम बताना है फ्रेंड कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बताने हैं, कौन कौन से होते हैं। 10वां क्वेश्चन है 10 नंबर का, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, उसको बताना है। हस्तांतरित कृषि में इसको बताना है, कहाँ पर कौन कृषि बोली जाती है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। बेवार और दहिया कहाँ पर बोली जाती हैं, दीपा कहाँ पर बोली जाती है, मिल्पा, चेन्ना कहाँ पर बोली जाती है, लदांग कहाँ पर बोली जाती है, पोंडू और पेंडा कहाँ पर बोली जाती है और कुमारी कहाँ की कृषि हैं, तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए फ्रेंड टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।